नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ, जहां आज बात यूसीसी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में यूसीसी का मसौदा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। यह समिति विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों के लिए समान कानून का प्रारूप तैयार करेगी। जहां इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज ने यूसीसी का विरोध करते हुए इसे आदिवासी समुदाय की परंपराओं, रीति रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में किसी भी समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले आदिवासी समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करते समय आदिवासी समुदाय और परंपराओं और विशेष अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां भविष्य में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि समिति की सिफारिशें क्या होती हैं और इस मुद्दे पर सियासत किस दिशा में जाती है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, जहां पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। समान नागरिक संहिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी विभिन्न वर्गों से, समाज के लोगों से सलाह सुझाव आमंत्रित करेगी और उन सब बातों पर विचार करके अपना प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर सरकार उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी हर बात पर भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम करती है, अभी भी झूठ बोल रही है। किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट किया जा चुका है। वास्तविकता ये है कि आज की आवश्यकता है, आज की महती जरूरत है यूसीसी जिस पर कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई है। यूसीसी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पेचीदा विषय है और मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए अनुकूल है। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। अनेक जाति, धर्म, समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, सब लोगों का अलग अलग यहाँ पर स्टेटस है, स्थिति है और उसमें आप समान नागरिक संहिता और सबके लिए बराबर एक समान आप एक मापदंड में नापेंगे तो ये उचित नहीं होगा। वो गांव का जो आदिवासी है, गांव का जो जंगल पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति है, उसको मालूम ही नहीं है कि यूसीसी क्या है और आप केवल अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे और प्रपंच कर रहे हैं। ये इसका लोगों पे सकारात्मक असर मेरे को नहीं दिखता है, इसलिए ये उचित नहीं है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। संतोष दास जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इसी के साथ नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता में कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। सवालों की शुरुआत संतोष जी आपके साथ करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत भी यूसीसी को समझने के साथ करते हैं, क्योंकि जैसा कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि आदिवासियों को तो पता ही नहीं होगा कि यूसीसी क्या है। तो संतोष जी, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। देखिए, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। और देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, उनकी अध्यक्षता में एक
5 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें शत्रुघ्न सिंह है, सेवानिवृत्त आईएएस हैं, एम.के. राउत हैं, मोहन पवार हैं, ज्योति रानी सिंह जी हैं। ऐसे करीब 5 सदस्यों की एक टीम है जो जिनका काम होगा कि ये समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी कानूनी ढांचे को समझने का, अध्ययन करने का काम करेगी और अब एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी। ड्राफ्ट तैयार करने से पहले इनको जनता के बीच भी जाना है, राज्य के नागरिकों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ बैठ करके राय मशवरा करना है और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करना है जिसको सरकार को सौंपना है और सरकार फिर तय करेगी कि यूसीसी कानून को किस तरीके से इस लागू। संतोष जी, देखिए संतोष जी, कानून ठीक है संतोष जी, जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं संतोष जी? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के मुखिया भी एक आदिवासी हैं। देखिए, माननीय हमारे जिस इस यूसीसी को लाने के लिए जो, तो आप ये बताइए कि जिस राज्य में आदिवासी बाहुल्य राज्य है, सबसे ज्यादा जिस राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, जिस राज्य का मुखिया खुद ही आदिवासी है, उस राज्य में यूसीसी का अर्थ रह क्या जाता है? जब आप एक रूपता की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, यूसीसी लागू करने की बात करते हैं, तो यूसीसी लाकर आप कर क्या लेंगे? जिस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, उस राज्य में आप आदिवासियों को यूसीसी से बाहर जब कर ही देंगे, तो फिर यूसीसी का मतलब क्या रहा? नहीं, देखिए, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से, जब दिल्ली में आदिवासी समागम की रैली हुई, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, स्पष्टता से कहा है कि जो आदिवासी समुदाय हमारा है, जो अपने रीति रिवाज परंपराओं का वाहक है और उनको इस यूसीसी कानून से अलग रखा गया है। वो स्पष्ट प्रावधान है, इसमें कहीं वही मेरा सवाल है कि जब आप उनको बाहर कर ही दिया, तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यूसीसी लाने का मतलब औचित्य क्या है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। जिस राज्य में आप खुद कहते हैं यूसीसी, माफ कीजिएगा, आदिवासी बाहुल्य राज्य है, राज्य के मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा जो नेता है राज्य का, वो खुद आदिवासी है, ऐसे राज्य में यूसीसी लाने का अर्थ क्या है? क्योंकि आदिवासी पूर्णतः इससे बाहर हैं, औचित्य क्या है? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ जो है, ये कम से कम 50% से ज्यादा यहाँ पर ओबीसी वर्ग निवास करता है। ठीक है। और यही नहीं, इसके अलावा सामान्य वर्ग के बहुत सारे लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी वर्ग को छोड़ दिया तो इसका मतलब यूसीसी लाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यूसीसी लाना इसलिए जरूरी है कि समान आचार संहिता कानून को अगर आप नहीं लाएंगे, तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर, विवाह पंजीयन से लेकर के जो कानूनी ढांचे हैं, भरण पोषण, उत्तराधिकार जैसे बहुत सारे मामले हैं, और खासकर महिलाओं में समानता, इन सब चीजों को लेकर के आप यदि एक रूप नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आप समाज में जो खासकर कानूनी दांवपेच है, जिसके तहत आप किसी अलग समाज में जहां पर कानूनी महिलाओं को समानता कानूनी मोटे तौर पर, वहां पर महिलाओं को मोटे तौर पर कानूनी एक रूपता लाने का प्रयास है। हमें अभिमन्यु जी ने भी ज्वाइन कर लिया। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत, देखिए अभिमन्यु जी आपके साथ। देखिए, मैंने यहां समझने की कोशिश करी कि आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में, जिसमें प्रतिनिधित्व की जहां तक बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा नेता, मुख्यमंत्री ही आदिवासी है। उस राज्य में आदिवासियों को यूसीसी लाने के नाम पर उस कानून से बाहर कर दिया जाता है और नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है यहां पर। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक आदिवासियों की बात है, जहां मैंने कांग्रेस के जो है नेता का बयान भी सुना, अमरजीत भगत कह रहे थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को यूसीसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चाहे शिक्षा अशिक्षा की बात कर लें या और भी कारण हो सकते हैं। तो जब वो लोग बाहर ही हैं इस कानून से, तो उन्हें जानने की जरूरत क्या है? और अगर वो लोग बाहर हैं ही इस कानून से, तो इसमें कांग्रेस को समस्या कहां है? जी अभिनय जी, नमस्कार आपको। जी संतोष जी को नमस्कार, नागेंद्र जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं सबसे पहले। अब देखिए, यहाँ पर मामला ये है कि यूसीसी की जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इसमें एक उनका छिपा एजेंडा दिखता है कि ये विभाजनकारी नीति दिखती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने की एक दिखती है कि इनका ये क्या
चाह रहे हैं इससे करना। अब यहाँ पर बात, ये आपने बड़ी वाजिब क्वेश्चन पूछे कि जब यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल है, तो चलिए ठीक है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आदिवासी समाज के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई स्पेशल मिली हो सुविधाएं, या जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हो। तो इनका उसमें ये कहना संतोष जी का कि 52% ओबीसी है और बाकी है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस तो मिला ही नहीं हुआ है। वो तो पहले ही यूनिफॉर्म है सारे के लिए। अब देखिए, संविधान के तो सबके लिए एक समान है, लेकिन आदिवासियों को कुछ कुछ अपने जो उनकी संस्कृति के लिए, उनकी जमीनों के लिए, उनको बचाव करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं, जैसे कि पेशा कानून। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी ने अपनी एक चिंता जताई थी कि इससे आदिवासियों के जो स्पेशल स्टेटस है, उनको मिले हुए अधिकार है, वो खत्म किए जा सकते हैं। जैसे कि पेशा कानून हो गया, 5वीं अनुसूची के का मामला है, अलग अलग जो जनजातियां हैं उनके अधिकार हैं, उनके जमीनों का अधिकार है। तो ये सब क्या कमजोर नहीं होंगे इनसे? ये सब सवाल का जवाब मांगा तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब ये पूरे उनसे ये समझा जा सकता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई ये नहीं है कि इनको इससे कोई बदलाव लाना है या कुछ ऐसा इनका सोचना है। इससे ये है कि इनको जिस तरीके के अभी मुद्दे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उससे ध्यान भटकाना है। अब देखिए, आज छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुद्दे क्या है? बिजली का बिल बेतहाशा बिजली का बिल आ रहा है, हजारों रुपए। जिनके यहाँ 100, 200, 400 रुपए आते थे, उनके यहाँ हजारों रुपए का बिल आ रहा है। लोग अपने स्मार्ट मीटर निकाल के लोग रोड में फेंक रहे हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जनता कर रही है। उसके अलावा किसान को खाद बीज नहीं मिल रहा है। 1 एकड़ के पीछे 1 बोरी खाद देते हैं ये लोग, उसमें कहते हैं कि आप अपना काम चला लो। हमारे पास कई किसान आए, हमने आंदोलन भी किया। तो ये सारी चीजें। उसके बाद बिजली को लेकर के जब मुख्यमंत्री हमारे राजनांदगांव आए थे, हमने उनको काला झंडे दिखाने की कोशिश, तुमसे जवाब मांगने की कोशिश की, तो हमको नजरबंद कर दिया गया पूरे दिन भर के लिए थाने के अंदर में। तो इस तरह का तानाशाही रवैया चल रहा है। उसके अलावा आपने कानून व्यवस्था की स्थिति तो आपके जानकारी में है कि छत्तीसगढ़ में कैसी है। अभी मनगट्टा में हमारे राजनांदगांव में जो युवती की हत्या का मामला है कि वो मौत किस प्रकार की हुई, बलात्कार का मामला सामने आया। उसके अलावा बहुत सारे मामले लगातार हत्या से लेकर बलात्कार के मामले छत्तीसगढ़ भर में सामने आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये यूसीसी का पूरा कार्यक्रम सजाया है, मुझे कहीं ना कहीं। अरे अभिमन्यु जी, कहाँ आप बात कर रहे हैं? कानून तो ला रहे हैं ना, कानून तो लेकर आ रहे हैं, यूसीसी लेकर आएंगे, नया कानून लेकर आएंगे, फिर सजा मिल जाएगी। बहरहाल नागेन जी, वही तो मैं कह रहा हूं ना जी। मतलब नागेन जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अभिमन्यु जी वापस। नागेन जी, चूंकि हम प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, दोनों ही दलों से मैंने प्रासंगिकता को लेकर सवाल पूछा। आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां राज्य के बनने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो आदिवासियों की या तो वास करती है, या फिर सबसे ज्यादा जिनको स्पेशल स्टेटस मिल रखा है वो भी आदिवासियों को दिया गया है। जिस तरह से पूरा अभिमन्यु जी ने गिनाया कि किस तरह से आदिवासियों को संरक्षित करने की कोशिश की गई है, ऐसे राज्य में यूसीसी लाने का औचित्य क्या है? क्योंकि या तो भाजपा का एक पायलट प्रोजेक्ट हम इसे मान सकते हैं कि वो हर राज्य में एक एक करके यूसीसी लाएगी और फिर केंद्र में इसे ले आएगी, लेकिन उसके अलावा इसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से क्या देखा जा सकता है? नागेन जी, देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि यूसीसी लाने की बात पूरे देश में है और एक एक राज्य। अगर यूसीसी अगर छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो ये 4थे नंबर का राज्य होगा, क्योंकि गोवा, उत्तराखंड, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ में ये कवायद चल रही है और इसके लिए बाकायदा समिति बनाई गई है। और एक 5वें का हो सकता है नागेन जी, 5वें का हो सकता है। मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट सूची बनकर तैयार भी होने वाली है। अभी यहाँ समिति गठित हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगभग जो जैसे सगे भाई होते हैं, आगे पीछे ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में यहाँ 1/3 आदिवासी आबादी है, अगर हम कहें तो जनसंख्या के हिसाब से, तो यहाँ उन चीजों को समझने की अभी जरूरत है। निश्चित रूप से सरकार की कोशिश तो यह रहेगी कि आदिवासी समाज जो है उसके संरक्षण के लिए या उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको बाधित ना किया जाए। लेकिन यूसीसी का उद्देश्य क्या है? सबको बेहतर पारदर्शी कानून के दायरे में लाना, ताकि विकास को गति भी मिले। क्योंकि देखिए, अभी ये जो चल रहा है कि अलग अलग परंपराएं जो होती हैं वो अपने खुद के नियम कानून, हर मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो अलग अलग जो कानून अलग अलग समाज के द्वारा बनाया गया। इससे सिर्फ आदिवासी को ना जोड़िए, बाकी भी समाज जो है अलग अलग वर्ग, उन्होंने अपनी अपनी परंपराएं बनाई हैं।
जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे समाज में 3 तलाक की प्रवृत्तियां हैं, वो बोल के लोग निकल जाते हैं, 4 शादियां कर लेते हैं। विरासत की भी जो प्रॉब्लम है, तो कई समाज जो है वो महिलाओं को अधिकार नहीं देते, कुछ में दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरीतियों को जी नागेंद्र जी, कुरीतियों से आगे बढ़ने को लेकर जिस तरह से आपने बात कही, ये बड़ी ही जरूरी बात है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। और जिस तरह से संतोष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। देखिए, एक तो बात आ गई, 2 सवाल आपसे रहेंगे। एक तो बात आ गई कुरीतियों की, चाहे आप पॉलीगैमी कह लीजिए, बहुविवाह कह लीजिए, उसको आपको टारगेट करना है, बहुविवाह को, या फिर 3 तलाक तो चूंकि आपने अब हटा ही चुके हैं, वो तो कानूनन अपराध हो ही चुका है इस देश में। लेकिन बहुविवाह को टारगेट कर, इससे पहले जब चुनाव हुआ था अलग अलग राज्यों में, हमने जो है नारे दिए गए थे इस तरह के कि बहुविवाह को आते साथ ही हम हटा देंगे, यूसीसी लागू कर देंगे। तो सिर्फ बहुविवाह को आप टारगेट करना चाहते हैं। और दूसरा सवाल ये कि जब मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट सूची की मीटिंग होती है, तो उसमें आदिवासियों की ओर से ये आवाज उठाई जाती है कि जो पढ़े लिखे आदिवासी हैं या थोड़े बहुत सजग जो आदिवासी हैं, उन्हें एक जो है विकल्प दिया जाना चाहिए कि वो इस यूसीसी को अपनाना चाहते हैं या फिर नहीं अपनाना चाहते हैं। तो क्या इस तरह के भी विचार किए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में? विनय जी, एक चीज स्पष्ट है, देखिए, केवल बहुविवाह ही नहीं, बाल विवाह भी हमारे इस यूसीसी के दायरे में आएंगे। और देखिए, दोनों कुरीतियों का बहुत नुकसान हुआ है हमारे समाज को, हमारे भारतीय समाज को। और देखिए, मैं एक उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने देखा होगा कि जो बाल विवाह कानून है, उसमें 18 वर्ष महिलाओं की उम्र है, जिससे आप कम उम्र में शादी नहीं कर सकते। अगर शादी होती है तो आप कार्रवाई के दायरे में आते हैं। लेकिन वहीं पर मुस्लिम समाज है, वो 13 साल में वो मान्य करते हैं बच्चियों की शादियों के लिए। तो ये अपने आप में ही जो में आपने कानून बनाया, उसका उल्लंघन हो गया। और दूसरी बात, जो बहुविवाह की बात है, बहुविवाह में भी वही प्रथा है। आप हिंदुओं को तो रोकते हैं बहुविवाह करने से, लेकिन आप मुस्लिम को नहीं इसलिए रोकते क्योंकि उनके कुरान में इस चीज का उल्लेख है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो सारे कानून जो व्यक्तिगत कानून बने हैं अपने अपने समाज के लिए, मुझे लगता है इस पर एक समान यूसीसी सिविल कोड होना ही चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो समान कानून के साथ आप न्याय कैसे कर पाएंगे? आप न्याय व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर पाएंगे आप, अगर आप समान आचार संहिता का कानून आपके साथ नहीं रहेगा तो मुझे लगता है इस पर बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ा कानून है, बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आने वाला है इस दिशा में। और देखिए, जहां तक आदिवासी वर्ग की बात है, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि हमारे जो आदिवासी वर्ग है, वो उसको इससे दूर रखा जाएगा यूसीसी के तहत। तो धर्मांतरित जो है, उनकी धर्मांतरित जो लोग हैं उनके बारे में क्या, और साथ ही साथ जो मैंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर आदिवासी वर्ग जो पढ़ा लिखा है या सजग है, वो चाहे कि हमें इसको अपनाना है, हमें यूसीसी के अंडर में आना है, तो क्या इस पर विचार किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, जैसा मध्य प्रदेश में विचार किया जा रहा है? देखिए, अभी तो ड्राफ्ट बन रही है, अभी तो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। कमेटी निश्चित रूप से अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के पश्चात अपना ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेजेगी। तो निश्चित रूप से यदि जनता के बीच में ये विषय जाएगा, तो चर्चा के दौरान बहुत सारे विषय आएंगे तो इसमें ऐड होंगे। तो आपने जिसका उल्लेख किया, निश्चित रूप से वो विषय भी आएगा और उस पर निश्चित कोई ना कोई कमेटी कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी। और उस निर्णय लेने के पश्चात ही, अभी तो देखिए ड्राफ्ट बनना है, अभी से इतना ज्यादा हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं। मुझे कांग्रेस के जो मित्र हैं, जबरदस्ती इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अभी तो ड्राफ्ट बनना है, अभी तो इस पे चर्चा होनी है, अभी तो सदन में जवाब दीजिएगा, विधानसभा में भी ये लाएगा। तो मुझे लगता है अभी अवसर मिलेगा, अभी पर्याप्त अवसर। अभिमन्यु जी, देखिए अविनाश जी, इसका सीधा सा जवाब यही है कि यूसीसी पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। इस पर चर्चा नहीं करने वाली कोई बात है ही नहीं। आपने जैसा बताया, चीजों को आप समझाइए। हमने तो पहले भी मांग की थी कि आप विशेषज्ञों से और सामाजिक संगठनों से, सारों से चर्चा करके उन सबको विश्वास में लेकर के, उसके बाद जब अभी बात कर रहे थे ड्राफ्ट की, तो जब भी ड्राफ्ट आ जाए तो मैं ये भी चाहूंगा कि संतोष जी आग्रह करें अपनी सरकार से कि ड्राफ्ट को भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि जब वो कानून लागू हो तो कोई ऐसी स्थिति ना हो कि कोई एक समाज को असंतुष्ट हो जाए या कोई वर्ग असंतुष्ट हो जाए। इस प्रकार की चीजें ना होनी पाए। कोई भी कानून के पहले देखिए पक्ष विपक्ष पे चर्चा। नहीं तो अभिमन्यु जी, आपको चुनकर इसीलिए बैठाया है ना समाज ने,
जनता ने अगर उनको पक्ष में या सत्ता में चुना है तो आपको विपक्ष में चुनकर इसीलिए बैठाया है ताकि उनकी आवाज आप बन सकें, उनके लिए सवाल पूछ सकें। निश्चित है अभिनय जी, तो वही सवाल तो हम पूछ रहे हैं। हम तो बल्कि हमारे साथ साथ सामाजिक संगठनों को भी साथ में लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है ना अभिमन्यु जी, चलिए आप ये वादा करते हैं कि धर्म स्वातंत्र विधेयक जैसे जब विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा, जब यूसीसी का लाया जाएगा, आप बैठकर चर्चा करेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, हो हल्ला नहीं करेंगे, वादा करते हैं अभिमन्यु जी? देखिए, कभी भी विपक्ष वॉकआउट तब करता है विनय जी जब सवालों के जवाब ना दे करके उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा सदन पर जब बोलते हैं तो अपने जवाब देने के बजाय वो नेहरू जी की बात करते हैं, तो इंदिरा जी की बात करते हैं। तो इस प्रकार की बातें जब होंगी और मुद्दों से ध्यान भटकाया जाएगा तो वॉकआउट तो होगा ही होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि यूसीसी को अगर सही तरीके से लागू करना है तो सबको विश्वास में लेकर के बाकायदा ड्राफ्ट जो है सार्वजनिक करके आप उसको लागू करिए। आप इस तरीके से लागू करेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ में अचानक से यूसीसी की बात उठ गई तो इसलिए अभिमन्यु जी फिर ऐसे अगर आप बाहर चले जाएंगे, देखिए दूसरी अभिमन्यु जी मेरी किसी अभी सुनने के लिए बैठेंगे वहां पे 50 साल पुरानी बातें सुनने के लिए बैठेंगे, नहीं किसी आप अपनी बात को उठाइए और सीधी बात, जो भी बात आपकी अंदर होती है वो आप सार्वजनिक कर दीजिए, जनता को भी पता चलने दीजिए ना कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक के टाइम पर आपकी ओर से कहा गया कि और भी राज्यों के इस तरह के केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह का एक और केस इस कानून को लेकर चला जाएगा। अब जनता को यह लगता है आप वॉकआउट कर लेते हैं, जनता को यह लगता है कि ये चर्चा नहीं करना चाहते या फिर इनके पास सवाल नहीं है, तो आपको लेकर परसेप्शन खराब बनता है नहीं बनता अभिमन्यु जी? ये गलत मैसेज दिया जाता है जनता को अभिनय जी। बात यहाँ पर ये होती है, स्पष्ट है, मैंने कहा जब सवाल पूछे जाते हैं हमारे सांसदों द्वारा और उसके जवाब नहीं मिलते और जवाब देने के उसके बाद फिर कई बार आपने देखा है माइक बंद कर देने का काम, तो कई तरह की चीजें जब विपक्ष के साथ होंगी, जवाब नहीं दिए जाएंगे, तब जाके मजबूरन विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ता है। मैं मानता हूँ सदन का एक मिनट बेहद कीमती है, लेकिन जब जवाब नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की चीजें होंगी, माइक बंद किए जाएंगे, तो मजबूरन विपक्ष को जो है वॉकआउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इस बात को लेकर इस बात की खुशी है, इस बात की खुशी अभिमन्यु जी कि कम से कम आपकी तरफ से यह पहल की गई है कि हम सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, विपक्ष को इस पर साथ लेना चाहिए और यूसीसी पर सकारात्मक चर्चा के बाद अगर कानून की बात हो तो वो बेहतर है। अगर इस तरह से धर्म स्वातंत्र विधेयक जैसा हमने घटनाक्रम देखा वो कहीं से अच्छा नहीं लगता और लोकतंत्र के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ विपक्ष का पूरा दल बाहर विधानसभा के खड़ा हुआ है, अंदर एक कानून पास हो जाता है, कानून बन भी जाता है और अब उसको लागू होता भी हम देख सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि यूसीसी को लेकर किस तरह से सरकार रुख अपनाती है। इसी के साथ अभिमन्यु जी मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा आपका, संतोष जी बहुत शुक्रिया, नागिन जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। यूसीसी को लेकर अभी कमेटी का गठन हुआ है और ड्राफ्ट को लेकर चर्चा चल रही है। जब ड्राफ्ट बनेगा लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, लाखों में सुझाव आएंगे और जिसके बाद स्क्रूटनाइज करके जो एक ड्राफ्ट बनेगा उसे लेकर सरकार कैसे विधेयक के तौर पर आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यूसीसी एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लागू करना इतना आसान भी सरकार के लिए नहीं होने वाला, फिर भी देखना होगा कि सरकार इस चुनौतियों को कैसे पार करती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।